अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुशामदीद। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ कल अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर रिटायर होने जा रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने 28 नवंबर 2013 पाकिस्तान के 15वें सिपह सालार के तौर पर अपना मनसब संभाला। 3 साल कारकर्दगी का जायजा लिया जाए, जो कारनामे उनकी जानिब से सर अंजाम दिए गए तो पूरे पाकिस्तानियों की हर दिल अजीज ना सिर्फ शख्सियत बन गए बल्कि उनकी कारकर्दगी को सराहा भी गया। 15 जून 2014 को पाक फौज ने जनरल राहील शरीफ की जेर क़यादत दहशत के खात्मे के लिए ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब का आगाज किया। फिर खैबर एजेंसी में दहशत गर्दों के खिलाफ खैबर 1, खैबर 2 के नाम से फौजी ऑपरेशन किए गए। इसके बाद रेंजर्स ने कराची में ऑपरेशन किया, जिसमें नुमाया कामयाबियां समेटते हुए रोशनियों के शहर को फिर से जिंदगी दी गई। जनरल राहील शरीफ ने फौज की हद तक कौमी बयानिए यानी नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद कराया। दहशत गर्दों की सजाए मौत पर अमल दरामद हुआ। अपनी ही इदारे के आला तरीन अफसरान पर करप्शन साबित होने पर कार्रवाई भी की गई। इसके साथ साथ फाटा और बलोचिस्तान में अमनो अमान को बेहतर करने में, अमली तौर पर बेहतर करने में किरदार अदा किया। दहशत गर्दी में अगर कमी की बात की जाए तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की जो हालिया रिपोर्ट सामने आई है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के नाम से, उसके मुताबिक 2015 पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाकयात में 45% कमी हुई, जो 2006 के बाद से कम तरीन सतह है। 2014 का धरना किसे याद ना होगा। इस धरने के दौरान जो सियासी गर्मा गर्मी थी, अस्करी क़यादत ने अपने आप को उससे किसी हद तक दूर रखा। ये वो तमाम कारनामे और खिदमात जो जनरल राहील शरीफ के 3 साल दौर में दिखाई देते हैं, नजर आते हैं। उनकी रिटायरमेंट के मौके पर पूरी कौम की जानिब से जब उन्हें खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, तो वहीं वो खुद भी अलविदाई दौरे करते हुए अपनी फौज का शुक्रिया अदा करें, जवानों का शुक्रिया अदा करें, जिनके साथ मिलकर उन्होंने ये तमाम कारनामे सर अंजाम दिए, इस मुल्क की खिदमत की। जनरल राहील शरीफ का 3 साल दौर, इसी पर सवाल रखेंगे पैनल के सामने। पैनल में हमारे साथ शामिल हैं लाहौर स्टूडियो में इम्तियाज आलम, हफीजुल्लाह नियाजी, कराची से मजहर अब्बास, लाहौर से वीडियो लिंक पर हसन निसार, इस्लामाबाद स्टूडियो में शहजाद चौधरी और बाबर सत्तार साहब। आप सबके लिए रिपोर्ट कार्ड का पहला सवाल, जनरल राहील शरीफ की बहैसियत आर्मी चीफ कारकर्दगी कैसी रही? स्टार हैं 1 से 5 तक आप रेट करेंगे। स्टार्स की सूरत में जितना आप कारकर्दगी को ज्यादा नंबर देना चाहें आप स्टार 5 तक जा सकते हैं, जितना कम नंबर देना चाहें आप स्टार 1 तक आ सकते हैं। शहजाद चौधरी साहब। देखिए, बहुत अच्छी कारकर्दगी रही और उसकी वजूहात आपने अपने बयानिए में, इब्तदाइये में बहुत अच्छे तरीके से बयान किए हैं। वो सारी की सारी लोगों के सामने हैं। उसके अंदर मैं चंद चीज़ें और ऐड करना चाहता हूँ। जहाँ पे भी सियासी हुकूमत को मुश्किलात आई, मिसाल के तौर पे अगर कोई कंसेंसस डेवलप करना था नेशनल एक्शन प्लान पे, वहाँ पर ज़रूरत थी उनके आके शामिल होने की और बाकी लोगों को मनाने की, उन्होंने वो भी सियासी हुकूमत के लिए किया। उसके अलावा धरने के अंदर जब प्रॉब्लम आया, मसला आया, आपने भी इसका जिक्र किया, उसके अंदर भी उन्होंने एक बड़ा कलीदी रोल अदा किया और लोगों को तैयार किया कि वो एक दूसरे की बात सुने। उसके बाद फिर रीजनली और इंटरनेशनली जब मुश्किलात बढ़ी पाकिस्तान के लिए, तो जब अवामी जो एक इजहार था, जो कि सोच था, जो ख्याल मिजाज था, उसका इजहार, अगर किसी जगह पे कोई थोड़ी बहुत कमी बेशी हुई तो उन्होंने बढ़ के उसका इजहार किया और उससे कौम को एक दलेरी महसूस हुई कि पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान अपने तौर पर इस काबिल है कि वो इस किस्म के चैलेंजेस का सामना कर सके। इससे बढ़ के मेरा ख्याल है कि जिस किस्म के एक्टिव ऑपरेशंस जारी थे, चाहे वो मगरबी सरहदों पे थे या मशरकी सरहदों पे, जहां पर जान देने की बात आती थी सिपाहियों की, यंग अफसरान की, सीनियर अफसरान की, वहां पर हर वक्त उनके साथ मौजूद रहे और उसके बाद मौजूदगी के बाद उन्होंने वहां पर उनको मोटिवेट किया। और देखिए, किसी को अपनी जान देने के लिए तैयार करना बेशक उसका पेशा ही क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए एक कमांडर का साथ शामिल होना बहुत लाजमी होता है। मेरा ख्याल है लोग उन पे दिलो जान से उनके मकसद को मुकम्मल करना चाहते थे। और उससे बढ़ के अगर आप मुझे इजाज़त दीजिए, ये जिस दफ्तर में गए उस दफ्तर में इतनी ताकत है, उसे कहते हैं कि अंग्रेजी में कहते हैं प्लेइंग गॉड। अगर वो चाहे तो ही कैन प्ले गॉड। उसने वो काम नहीं किया। उसने 4 ऐसे लोग पीछे छोड़े अपने जो पीछे सक्सेसर्स थे कि आप उसमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते थे और वो इस काबिल था कि पाकिस्तानी फौज का मिशन और पाकिस्तान फौज को आगे लेके जाता। वरना लोग वहां पर लोगों की कैरियर तबाह कर देते हैं, इस किस्म के लोगों को ऊपर आने ही नहीं देते। फिर उसके बाद मैं समझता हूं कि उनका जो अना और लालच, इससे दूर होकर डिस्ट्रैक्शंस नहीं बनने दिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि लोग फिसलते हैं इन जगहों के ऊपर पहुंचने के बाद, अपनी अना के हाथों या अपने लालच के हाथों, दोनों सूरतों में। तो मेरा ख्याल है ही नेवर पुट अ फुट डाउन। मुझे 2 नेगेटिव्स की बात कर लेने दीजिए। 2 नेगेटिव का इजहार किया जाता है और किसी हद तक उसमें सच्चाई भी है। एक जनरल मुशर्रफ को जिस किस्म से सपोर्ट किया उन्होंने, उनके साथ वो मुंसलिक हुए
बदकिस्मती थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस किस्म की परफॉर्मेंस के बाद उसको छोड़ा जा सकता है। और दूसरा, गालिबन ISPR ने थोड़ा सा ओवर प्ले किया उस चीज को, वो उसमें ISPR का कसूर ज्यादा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके बावजूद मैं समझता हूँ एक मिसाली उनका टेन्योर था। और गालिबन अमंग ऑल चीफ्स जो अभी तक रहे हैं इन मुश्किल हालात के अंदर, मैं समझता हूं कि परहैप्स द मोस्ट इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दैट यू कुड एक्सपेक्ट। तो मैं 5 सितारे दूंगा इनको। 5 स्टार्स दे दिए शहजाद साहब ने मुकम्मल तौर पर। इम्तियाज आलम साहब, आपकी जानिब आएंगे। एक मैं भी जिक्र करना रह गई, CPEC को जो कौम को या मुल्क की मईशत को सहारा देने के लिए फौज की जानिब से तहफ्फुज दिया गया कि CPEC को आगे बढ़ाया जाएगा और फौज मुकम्मल तौर पर तहफ्फुज देगी। जी इम्तियाज साहब, कितना एग्री करेंगे और क्या कहेंगे? जनरल राहिल शरीफ जो है वाकई पाकिस्तान के बहुत प्रोफेशनल पेशावर सिपाही और जर्नैल जो फ्रंट पे आकर लड़े दहशतगर्दी के खिलाफ, उन्हें टाइट बदल दी। मैं समझता हूँ उनकी कारकर्दगी के हिसाब से बहुत काबिल एहतराम और खराज तहसीन मैं उन्हें पेश करता हूँ। और उन्होंने बहुत हौसला दिया, कौम को भी हौसला दिया, उन्होंने अपने सिपाहियों को और अफसरों को भी हौसला दिया। वो हर तरफ नजर आया कि कोई लीडर है, मिलिट्री लीडर है जो उनके साथ मौजूद है हर महाज पे, हर मोर्चे पे। तो लिहाजा दहशतगर्दी की जंग के हवाले से अभी तक ये जंग जारी है, अभी ख़त्म नहीं हुई है। अभी भी बहुत कालजम तंजीमें मौजूद हैं और उन्हें हमने कैसे सिविलाइज करना है, कैसे उस काम से हटाना है जो हमारे, जिन्हें हम कहते हैं अच्छे तालिबान। इसी तरह हम और इश्यूज हैं जो भी सेटल करने वाले हैं। तो ये भी जंग बीच में है, अपनी पाया तकमील तक नहीं पहुंची है। तो मैं उन्हें उनके 5 में से 3 नंबर दूंगा। एम्पायर बनाने की उन्हें बहुत कोशिश की गई, बहुत एंकर्स ने कोशिश की, मीडिया के लोगों ने कोशिश की, इमरान खान ने कोशिश की, धरना वालों ने कोशिश की, बार बार प्रोवोक किया गया। और एम्पायर न बनने पर मैं उन्हें 2 नंबर दूंगा। इस तरह उनके 5 नंबर हो जाते हैं। लेकिन उनकी प्रोफाइल बड़ी हाई थी। जैसे ये एयर मार्शल साहब कह रहे थे, वो हर वक्त मौजूद थे, हर फ्रंट पेज पे मौजूद थे हर रोज। जो मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ की इतनी हाई प्रोफाइल पब्लिक में नहीं होनी चाहिए, तो मैं उसका 1 नंबर काटूंगा। खारजा ताल्लुकात पे वो बहुत हद से ज़्यादा असरअंदाज हुए, ऑलमोस्ट उन्होंने टेक ओवर कर लिया। वो एक तरह के मिलिट्री डिप्लोमेसी के लीडर भी बने, जो मैं समझता हूँ फ़ौज का काम नहीं है और फ़ौज को इससे हटना चाहिए। और ये काम खारजा महकमा का है और उसे हमें देना चाहिए। तो लिहाजा इस तरह मिल मिला के मैं उन्हें 5 में से ये जमा तफरीक करके 3 नंबर दूंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनरल कियानी के मुकाबले में, जनरल मुशर्रफ के मुकाबले में और माजी के जो जनरल्स हमने देखे हैं, हमें उनमें एक वाकई बहुत तवाना और एक बड़ा साफ सुथरा जनरल नजर आया। और ये बात कि वो रिटायरमेंट अपने वक्त पे चाहते थे, मैं इस पे भी उन्हें खराज अकीदत 3 स्टार्स इम्तियाज आलम साहब दे रहे हैं। मज़हर अब्बास साहब, आपसे स्टार्स लेना चाहेंगे और ये भी जानेंगे, जिस तरह शहजाद साहब ने बात की कि वो हर फ्रंट पर जवानों के साथ रहे, हर जगह दिखाई दी, और इम्तियाज साहब ने कहा कि उनको बहुत ज्यादा उनका प्रोफाइल ऐसा, उनको हर जगह पे नहीं होना चाहिए। तो इस बात को कॉमेंट भी कीजिएगा और स्टार्स कितने देंगे? देखिए, स्टार तो मैं उन्हें 4 दूंगा और बिल्कुल कहूंगा कि वेल प्लेड राहिल शरीफ। जो एक नंबर मैं नहीं दूंगा, मेरे ख्याल में जिस चीज़ को वो बहुत कर सकते थे और उनमें वो कैपेसिटी भी थी, और जिस तरीके से जो उनका रिकॉर्ड रहा है और जो रिकॉर्ड छोड़ के, जो लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं, वो कर सकते थे। और वो ये कि जो आर्म फोर्सेस की कमर्शलाइजेशन जो बड़ी है और बड़ी इससे पहले रही है, जनरल असलम बेग के बाद से रही है, उसने बहुत ज़्यादा जो है वो वल्नरेबिलिटी इस तरफ ले जाने की जो है वो ज़्यादा ओपन कर दी है। उस चीज़ को उन्हें रोकने के लिए इक़दाम करने चाहिए थे। उनके दौर में चीज़ें बढ़ी नहीं हैं, लेकिन कर्टेल भी नहीं हुई हैं। और इसी तरीके से जो उन्होंने अकाउंटेबिलिटी विद इन द फोर्सेस, बहुत सी चीज़ें हमें पता ही नहीं, करप्शन के ख़िलाफ़ उन्होंने जो सज़ा दी, वो सज़ा कितनी थी, किसको दी सज़ा, उन इंक्वायरीज़ का क्या हुआ, वो चीज़ें भी, जहां हम पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को ब्लेम करते हैं, पॉलिटिशियंस पे जो है हम कहते हैं कि उनकी मैसिव करप्शन के हवाले से चीज़ें बहुत ज़्यादा ओपन होती हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कशन में आती हैं। उस तरीके से फ़ौज के अंदर अगर इस तरह के कोई मामलात आ जाएं तो वो चीज़ें सामने नहीं आती। उस तरीके से वो चीज़ें आनी चाहिए। उन अकाउंटेबिलिटी को जो है ना एग्जाम्पल्स के तौर पे सेट करना चाहिए, बताना चाहिए कि किस लेवल की करप्शन हुई। ये नहीं होना चाहिए कि एक आदमी को रिटायर्ड करने के बाद आप सिर्फ इस वजह से उसको वापस सर्विंग कर दें कि आप वो जो है वो रिटायर्ड जनरल हो गए थे।
तो मेरा ख्याल है आने वाले चीफ के लिए भी ये बड़ा चैलेंज होगा कि बहुत ज़्यादा कमर्शलाइजेशन फोर्सेस की जो है, फोर्सेस के अंदर वो कोई बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं छोड़ रही, बहुत वल्नरेबिलिटी हो रही है चीज़ों की। उस चीज़ को दूसरा शहजाद साहब ने खुद ही कहा कि जनरल मुशर्रफ के मामले में मेरा ख्याल है जो कुछ भी हुआ शायद उस तरीके से नहीं होना चाहिए था, और लॉ शुड हैव टेकन इट्स ओन कोर्स इर्रिस्पेक्टिव के जाहिर है उनकी ये नहीं कि वो चाहते थे ये होना, बहुत से मशवरे दिए गए थे कि मुशर्रफ साहब नहीं आए लेकिन फिर भी आ गए, लेकिन मेरा ख्याल है वो एक ऐसा लूज एरिया है कि जहां जनरल राहिल शरीफ उसको नहीं रोक पाए, इसलिए मैं 4 स्टार दूंगा। मज़हर साहब 4 स्टार दे रहे। हसन निसार साहब, फौज के अंदर अकाउंटेबिलिटी हुई, बहुत सी ऐसी खबरें सामने लेकिन खुलकर पूरी तरह बात पता ना चल पाई। क्या जो मज़हर साहब कह रहे हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी भी सामने आनी चाहिए, एक्सपोज होनी चाहिए, आप कितना एग्री करते हैं और कितने स्टार्स देंगे? देखिए, मेरा तो ये है कि इस तरह का सवाल पूछने या बनाने वाले को 100 कोड़े और जवाब देने वाले को कम से कम 25 कोड़ों की सजा चाहिए। उनका बच्चा उनकी परफॉर्मेंस से आगाह भी है, उनका मद्दा भी है। इस पे मेरा तबसरा बेमानी है, बिकॉज एवरीथिंग द आंसर इज टू ऑब्वियस। आप 4 स्टार्स दे दें, 5 दे दें, बल्कि 5.5 कर दें बेशक, बस इस पे क्या, तो पता है, हर चीज का पता है, इसका क्या जवाब दें? कैसे पता है? आप बता नहीं रहे कि 5 देंगे, 4 देंगे। 5 ही दे दें जी। मैं तो चूंकि परवेज मुशर्रफ साहब के केस में भी मैं समझता हूँ कि वो काबिल दाद हैं। अच्छा, शहजाद साहब ने तो वो एक नेगेटिव पॉइंट रखा। अब ये जो मैंने सवाल किया था आपसे कि क्या वहां होने वाली अकाउंटेबिलिटी को एक्सपोज होना चाहिए, क्या मेरे नजदीक नहीं है। ठीक है, नहीं अभी ये जो सवाल आपसे कहा था कि क्या वहां जिस तरह सिविलियन अकाउंटेबिलिटी सामने होती है, क्या वहां की अकाउंटेबिलिटी एक्सपोज होनी चाहिए, आवाम के सामने आनी चाहिए? नहीं, अकाउंटेबिलिटी पे तो इख्तलाफ हो सकता ही नहीं। ये तो ऐसे है कि जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन अगर जरूरी है तो इंसानी माशरे को जिंदा रहने के लिए अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। दैट्स इट। ठीक, बाबर सितार साहब, इसमें क्या बहस और भाषण देना है? ठीक है आयशा, मैं 4 स्टार्स दूंगा। मेरे ख्याल से ये जो एक उनका एहसान है कि उन्होंने नैरेटिव तब्दील किया इस मुल्क में। ज़रब्याज़ के बाद, APS के बाद 3 साल पहले बिल्कुल डिफरेंट हालात थे। यहाँ पे लग रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है। मीडिया में हम TV के ऊपर बैठ के खौफ से बात नहीं कर सकते थे। सो बहुत चेंज आई है पिछले 3 सालों में, और बड़ी डिबेट है कि फ्रेमवर्क ये जितना भी ज़रब्याज़ से पहले काइनेटिक जो एक वॉरफेयर है उसका फ्रेमवर्क जनरल कियानी के दौर में रखा गया, और बहुत सारे लोग कंपैरिजन भी करते हैं कि वो थिंकिंग जनरल थे, उन्होंने MO के साथ काम करके इसका फ्रेमवर्क ले किया, तो आखिर में एक एजेंसी रह गई थी। हो सकता है कि इसमें हकीकत भी हो, मैं मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट नहीं हूं, मुझे नहीं पता, लेकिन वो नैरेटिव तब्दील नहीं हुआ था, और ये सेंस थी, एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी और फियर बहुत ऑब्वियस थी इस मुल्क में, जो पिछले 3 सालों में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। सो खाली इसी बात के ऊपर उन्हें 4 स्टार्स कि उन्होंने जो फ्रंट से आके लीड किया और जिस तरह से एक तरह से टाइट टर्न की उन्होंने, ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। उसके अलावा बाकी बातें जो हैं वो एक ही बड़ी चीज होती है, क्या वो बहुत बड़े विजनरी थे, कोई नई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं पाकिस्तान में बनी, एक्सटर्नल हवालों से शायद पाकिस्तान के खतरों में इजाफा भी हो गया हो, दोनों जो हमारी ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर्स है वो टेंस हैं आजकल, लेकिन एक अंदर से आपको ये सेंस है कि एक स्ट्रॉन्ग आर्मी है और ये मुल्क बर्दाश्त कर सकता है, इन खतरात का मुकाबला कर सकता है, तो ये सेंस इनके टाइम में आई। सो साइकोलॉजिकली मेरा ख्याल है कि बड़ी एक तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट मिली। जो 1 नंबर मैंने नहीं दिया वो उन्हीं 2 वजहों से, एक उन्होंने मिलिट्री की इंस्टीट्यूशनल पावर को एक्सपैंड किया पिछले 3 सालों में, और उन्होंने मिलिट्री के लिए ज्यादा पॉलिटिकल स्पेस ऑक्यूपाई की, और उसके साथ साथ जो ISPR का रोल रहा वो बड़ा क्वेश्चनेबल था। उसके जिस तरह से प्रोजेक्ट किया गया चीफ को, जिस तरह से उसकी लेगेसी बिल्डिंग की गई, जिस तरह से एक तरह से पॉलिटिकल एक्टिविटीज उसकी दिखाई गई, तो वो कोई आर्मी के लिए मेरा ख्याल है कोई पॉजिटिव चीज नहीं है, ना मुल्क के लिए पॉजिटिव चीज है। उसके लिए क्योंकि उनकी कमांड के नीचे हो रहा था तो मैंने एक पॉइंट काटा है, अदरवाइज मेरा ख्याल है कि मॉरली बाकी तमाम तरीकों से बड़े अच्छे आर्मी चीफ थे। नियाजी साहब कितना एग्री करेंगे जितनी गुफ्तगू अब तक हुई, और कहां रेट करेंगे?
देखिए, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने बहुत सारे आउटस्टैंडिंग करने के काम किए हैं और उनको एक नई जहद दी है, उनको एक बाम अरूज तक पहुँचाया है। बहुत ही एक नया उनको जो जिसको करना चाहिए कि नए अंदाज में लेके आए। चंद चीज़ें और कुछ ऐसे ना करने के उन्होंने काम किए हैं, उसमें भी बहुत सारी एक्सेसेस कमिट हुई है, तजावजात हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए, जिनका इशारतन कनायतन या डायरेक्टली जब मेरे साथियों ने जिक्र भी किया है दोनों चीज़ों का। पहली तो बात यह है कि उनका जो सबसे बड़ा काम है ज़रब, मैं समझता हूँ उसके लिए मैं कैपेबल नहीं हूँ, क्योंकि उसकी एवेल्यूएशन अमेरिका ने करनी है कि आया उन्होंने वो काम जो है इस तरह किया है कि क्योंकि उसमें बैन-अक़वामी ताकतें थी, उनकी भी कोई एक्सपेक्टेशंस थी, और आया वो पूरा कर सके या नहीं कर सके, और इस तरह के जितने भी हुए। बाकी ये जो ज़रब ऑपरेशन है, इसमें मैं समझता हूँ कि अगर क्यानी साहब होते तो आज तो वो ज़रब करते, और अगर राहिल शरीफ साहब शायद क्यानी साहब की जगह होते तो मेरा ये अपना एनालिसिस है, मेरा अपना तजिया है कि ये ना करते, क्योंकि इसका फौज के ये इदाराती फैसले होते हैं, ये कोई इंडिविजुअल फैसला नहीं होता। ये क्या कि मुझे अगर कोई ये बात समझाए कि एक बंदे ने उठा और उसने कहा नहीं मैं ये करूँगा, बाकी उनके जो उनके डूज हैं, जिनके मैं समझता हूँ कि अगर मैं पाँच में से 5 नंबर दूँ तो भी कम होंगे, और वो ये है कि कश्मीर के ऊपर, भारत के ऊपर जो उन्होंने बयानिया डेवलप किया, या जो हालात थे, या इक़्तिसादी राहदारी है, और ये वो चीज़ें थी कि जब बैन अक़वामी जिसने प्लेयर्स थे और यहाँ पे बिल्कुल एक हब बना हुआ था सारी चीज़ों का, जैसे बावस्तार साहब ने यहाँ पे जिक्र हुआ कि किसी साथी ने कि ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, चीन के साथ, रूस के साथ, अमेरिका के साथ, तो ये बड़े क्रूशल टाइम के अंदर ही आए हैं तो इसके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छे किए, इंडिया को एक्सपोज किया, कलभूषण जी चीज़ें आई, यूएन की जो स्पीच है, हमारी जो खारजा पॉलिसी फौज का बहुत असर था, हमारी वजारत जो दफा की पॉलिसी जो 100% वज़ीर दफा सब कुछ राहिल शरीफ साहब थे जहां तक, और वो खारजा में भी हुई थे। तो इसलिए मैं नहीं, मैं उनको पॉजिटिव में रख रहा हूँ कि बहुत अच्छे तरीके हैंडल किया। वो होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, उनको 5 नाम सजेस्ट करने चाहिए थे, नहीं करने चाहिए, मतलब आइन में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है, लेकिन होते रहे। अब जो है जो ड्रोन्स हैं, मैं पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ है, जियो की जो बंदिश हुई है, जो धरने हुए हैं, जो आज जो मामला हो रहे हैं, इसके बारे में भी जो उंगलियां जो उठ जा रही हैं, तो इसमें से मैंने कहा उस एक चीज में, लेकिन जो नेगेटिव क्या है वो सेल्फ सेंटर्ड थे, उनकी जाती प्रोजेक्शन हुई है, ISPR की जो ट्वीट्स है उन्होंने बहुत बदमज़गी की है, सिविलियन गवर्नमेंट को अंडरमाइन किया गया है, उनको कॉर्नर किया गया है। मुल्क के अंदर लगता था कि राहिल शरीफ साहब की हुकूमत है, ये कोई अच्छे तासर नहीं छोड़े, और आने वाले उसके लिए कि पूरा फौज भी लगती थी मिलाइंड है सिस्टम के अंदर, और मैं ये चीजें थी वो किसी तरीके से काबिल कबूल नहीं थी, ना होंगी ना होनी चाहिए। तो मैं इसको जो है अगर उतने ही मुझे काटने पड़ते हैं, लेकिन एक एवरेज अगर निकालूं तो मैं 2.5 के करीब इनको नंबर दूंगा, या इम्तियाज साहब को साथ निभाने के लिए 3 कर दें। चलें 3 इम्तियाज, क्योंकि 2.5 नंबर तो हमारे पास है नहीं। हमारे पास सवाल के जवाब में 2 5 स्टार्स दिए गए हैं, हसन निसार साहब, शहजाद चौधरी साहब की जानिब से 2 4 दिए गए हैं, बाबर सत्तार और मजहर अब्बास साहब की जानिब से, और सबसे कम 3 स्टार्स दिए गए हैं इम्तियाज आलम और हफीजुल्लाह नियाजी साहब की जानिब से। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की, फिर एक दूसरे के साथ चलना चाह रहे हैं, क्या चल पाएंगे, जानिए पैनलिस्ट की राय इस ब्रेक के बाद। रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की जानिब से चेयरमैन पाकिस्तान बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो हुकूमत को 4 मुतालबात पेश किए हैं उन्हें मुनासिब करार दिया गया है और उसकी हिमायत की गई है। शाह महमूद कुरैशी ये कहते हैं कि हम नवाज शरीफ को दी गई डेडलाइन का इंतजार कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मियां नवाज शरीफ के खिलाफ तहरीक लाएगी, तहरीक का आगाज करेगी, तो मैं इमरान खान से कहूंगा कि वो इसकी हिमायत के बारे में सोचें, दोबारा सोचने का उन्हें कहेंगे। दूसरी जानिब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह ने फैसलाबाद में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू में यह कहा कि अगर हम इमरान खान के साथ खड़े हो जाते तो पूरा निजाम खत्म हो जाता। गेंद अब नवाज शरीफ के कोर्ट में है कि वो पार्लियामेंट को कितना सुप्रीम समझते हैं। इसी मामले पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। सवाल यह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ चलने के लिए तैयार, क्या दोनों जमातें हुकूमत मुखालिफ तहरीक चला पाएंगी? अगर आप समझते हैं कि दोनों इकट्ठे हो सकेंगे, क्योंकि हमारे पैनल से इसे आग और पानी का मिलाप भी कहा गया, तो हाँ का ऑप्शन ले सकते हैं, और अगर आप समझते हैं कि ये इकट्ठे नहीं चल पाएंगे तो नहीं का ऑप्शन लेंगे। मजहर अब्बास साहब क्या राय रखते हैं, क्या ये PTI का पछतावा है या फिर दिखावा है और फिर सियासत ही की जा रही है?
देखिए, सियासत में तो कोई भी चीज़ मुमकिन है, लेकिन बज़ाहिर मुझे नहीं लग रहा। लेकिन इसका ताल्लुक पनामा केस के फाइनल आउटकम से है कि सुप्रीम कोर्ट में फाइनली क्या होता है। अगर इमरान खान जीत जाते हैं मुकदमा, तो कभी भी वो अलाइंस नहीं करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और वो चाहेंगे कि इसी सोलो फ्लाइट, जिस सोलो फ्लाइट ने उनको ये मुकदमा जिताया, वही सोलो फ्लाइट उन्हें 2018 के इलेक्शन तक ले जाए। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पे आसिफ अली जरदारी साहब का बैगेज अपने साथ लेके जाएं। जिस कैंपेन को उन्होंने पूरा बिल्ड किया है, उस कैंपेन में फिर वो किसी का शेयर नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो यकीनन इमरान खान दबाव का शिकार होंगे, और उस दबाव में हो सकता है कि वो अगर पीपल्स पार्टी आगे जाती है और कैंपेन चलाती है, तो दोनों पार्टीज जो है वो करीब आ सकती हैं। लेकिन फौरी तौर पे मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आता, और ज़रूरी नहीं है कि जो शाह महमूद कुरैशी की राय हो वही इमरान खान की राय भी हो। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि मैं इमरान खान को मशवरा दूंगा कि इस बारे में सोचें। यानी वो खुद भी श्योर नहीं हैं, इतने सीनियर मोस्ट पोजीशन पर होकर भी, कि वो पूरी अथॉरिटी से ये बात नहीं कर रहे। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का इत्तेहाद होने जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर इसका ताल्लुक जो है सुप्रीम कोर्ट के आउटकम से है और उसके नतीजे पर मुनहसर है कि आगे चल के किस तरह का इत्तेहाद बनेगा। लेकिन इस इत्तेहाद अगर बनता है तो उससे नुकसान PTI का होगा, पीपल्स पार्टी को यकीनन इससे फ़ायदा होगा। नहीं को ऑप्शन ले रहे हैं मदर साहब। हसन निसार साहब किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे, नहीं या हाँ? बाजार तो ये जो मदर अब्बास साहब कह रहे थे, इम्कानात इसके कम ही हैं, लेकिन पॉलिटिक्स इम्कानात का खेल है। हालात के मुताबिक फैसला किया जाएगा। जो इन्होंने मुकदमे का हवाला दिया है वो भी अपनी जगह पे बहुत वैलिड है, बहुत दुरुस्त है। मेरा ख्याल है कि मुकदमे के बाद ही सूरत हाल वाज़ेह होगी और उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। और ये बात भी इनकी 100% दुरुस्त है कि PTI को बहरहाल नुकसान होगा इसका, और पीपल्स पार्टी को गेन होता है या नहीं होता वो तो मुझे दिखाई नहीं देता है। वो जो भी कर लें, आई डोंट थिंक कि उनकी सेहत पे कुछ ज़्यादा को मुस्बत असर पड़ेगा। नहीं तो जो पीपल्स पार्टी तहरीक चलाएगी, अगर उससे कुछ होना ही नहीं तो फिर PTI तो नहीं साथ जाएगी। आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी तो कुछ भी कर ले, फर्क नहीं पड़ना, तो आप तहरीक को ही कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर सकती। अगर नहीं बादों का 0-1 के साथ खड़ा हो जाए तो यकदम 10 हो जाता है। तो आप PTI खड़ी हो जाए साथ तो फिर उसका जी डेफिनेटली। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अगर PTI साथ खड़ी हो गई तो फिर ये तहरीक कामयाब हो सकती है, अदरवाइज अगर पीपल्स पार्टी तहरीक चलाती है तो कुछ भी नहीं बन सकेगा। नहीं डेफिनेटली। और ऑप्शन नहीं का ले रहे हैं, पंजाब में इनको बंदा नहीं मिलना। जी मैं नहीं कर ले रहा। ठीक। बाबर सत्तार साहब, ये जो हसन निसार साहब बात कर रहे हैं कि अगर PTI खड़े हो जाएगी तो मसला हल होगा, साथ ही वो कह रहे हैं PTI अगर खड़ी होती है तो उसे नुकसान भी होगा, और पीपल्स पार्टी अपने तय कुछ भी नहीं है, वो जीरो है। जरूरी नहीं है कि मसला हल हो। हाँ जी। नहीं मसला हल होने नहीं तहरीक की काम मसला हल होने की बात नहीं कि हाँ एक इम्पैक्ट होगा उसका, लेकिन आप ये भी बगैर करेंगे PTI के बगैर करेंगे तो वो बिल्कुल हम ही खुद। हाँ उसका इमेज का नुकसान होगा। पूरी जिंदगी आप ढोल पीटते रहे हैं आसिफ जरदारी और करप्शन और फलाना ढमकाना, करप्शन किंग और करप्शन क्वीन और फलाना, तो क्या लगेगा। चलिए बाबर सत्तार साहब, आप कोई फायदा कोई नुकसान इस ऑपोजिशन के इकट्ठे होने में देखते हैं, जितनी गुफ्तगू आपने सुनी, और क्या इस पे ऑप्शन लेंगे? मुझे तो नहीं लगता आयशा कि ये जमा होंगे और मैं एग्री करता हूँ कि PTI को नुकसान होगा। PTI एंटी स्टेटस को पार्टी बन के सामने आई है। अर्बन सपोर्ट उनकी इसी बेसिस के ऊपर है कि एक निज़ाम चल रहा है पिछले 20-30 साल से, वो निज़ाम ठीक नहीं है और इमरान खान उससे तब्दील करेंगे। तो आप अगर एक मेन स्ट्रीम पुरानी पार्टी के साथ खड़े हो जाएं जिसकी अपनी रेपुटेशन बड़ी क्वेश्चनेबल रही है जब वो हुकूमत कर रहे थे, और गवर्नेंस के भी उनके उसी तरह के इश्यूज थे, तो PTI को क्या फ़ायदा होगा, पहली बात। दूसरी बात यह कि PTI एक सेंस थी पहले, और इस पे न्याजी साहब कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि पहले अगर 3 पार्टीज होती थी तो फ़ायदा PPP को होता था क्योंकि राइट विंग का वोट डिवाइड हो जाता था। वो सिचुएशन चेंज हो गई। हमने 2013 के इलेक्शन में देखा कि ज़्यादा वोट जो PTI ने लिए वो पहले PPP के थे। सो वो जो एक पुरानी एक आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स का टाइम था वो ख़त्म हो गया। सो अभी भी ऑपोजिशन का वोट अगर डिवाइड होगा तो
यानी लड़ाई पीटीआई और पीपीपी के दरमियान भी होगी, टू द एक्सटेंट कि पीपीपी वापस वोट लेती है। सो ये सोचना कि हम दोनों मिलकर कुछ कर लेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि जो 2018 का इलेक्शन है उसमें इन्हें मिलने का किसी तरह से भी फायदा होगा। तीसरी बात यह कि जो जहां तक पनामा की बात है तो वो इशू बिल्कुल प्योरली अदालत में चला गया है। अगर मुकदमा जीतेंगे तो पीटीआई की जीत है, और अगर मुकदमा हारेंगे तो उसके बाद जो पीपीपी की अप्रोच है कि हम पार्लियामेंट से कुछ करवा लेंगे, ये नहीं होगा। क्योंकि अगर मुकदमा अदालत से बाहर चला गया तो फिर पार्लियामेंट में तो मेजॉरिटी पीएमएलएन की है, और इसमें से इस इशू में से हवा निकल जाएगी, और उसके बाद फिर तो सिंपल वोट है, फिर क्या प्रेशर और क्या दूसरी बात, ये इशू खत्म हो जाएगा। और वैसे भी अब सेनेट के इलेक्शन होंगे जो भी मार्च में, तो उसके बाद और मेजॉरिटी आ जाएगी पीएमएलएन की पार्लियामेंट में। सो इस वजह से मुझे तो ये अलायंस नहीं नजर आती। बाबर सत्तार साहब नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये जमा नहीं होंगे, और अगर ऑपोजिशन जमा ना हुई, मनफी रही, तो फिर तो कमजोर होगी, और कमजोर ऑपोजिशन हुकूमत के खिलाफ क्या कर सकेगी। जानिए दीगर पैनलिस्ट की राय इस ब्रेक के बाद। रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर खुशामदीद। पीटीआई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ चलने के लिए तैयार, क्या दोनों जमातें हुकूमत मुखालिफ तहरीक चला पाएंगी? हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब। देखिए जी, मैं ये जो कि बयान जो है उस शाह महमूद कुरैशी साहब ने दिया है, और आपका जो सवाल है उनके बयान से ही जो है आपने उठाया है और सामने लेके आए, तो मैं आपको पहली एक चीज़ वाज़ेह कर दूं कि मुझे तहरीक इंसाफ का खासा तजर्बा है। कम से कम 15-16 साल मेरा ख्याल है कि मेरा वहाँ पे इतना सा असर सूख रहा है पीटीआई में, वो मामूली रहा है लेकिन बड़ा मौसर असर सूख रहा है। मैं आज दावे से कहता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब का आज भी उससे कम है। मैं कम से कम ऐसी बात कभी भी ना पब्लिक में कहता जिसकी इमरान खान के नज़दीक कोई वक़्त ना होती, क्योंकि इमरान खान ने जब फैसला करना है तो उनकी बात नहीं है। ये मुझे खतरा है कि बायस शर्मिंदगी ना बने कि ऐसी बातें करके उनको सबसे ज़्यादा जो शर्मिंदगी जो है तहरीक इंसाफ की तरफ से उठानी पड़ेगी। इमरान खान क्या फैसले करते हैं, उनके फैसले बड़े रटेक हैं। पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए कि वो इकट्ठे नहीं चलेंगे। इमरान खान पीपल्स पार्टी के साथ कई दफ़ा बैठ चुके हैं नून के खिलाफ, नून लीग के साथ कई दफ़ा बैठ चुके हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ, दोनों के खिलाफ वो दूसरों के साथ बैठ चुके हैं, दोनों के साथ दूसरों के खिलाफ बैठ चुके हैं। मुशर्रफ के वक्त में पीपल्स पार्टी और नून के साथ बैठ चुके हैं, तो उन्हें हर किस्म की जो है ना आपको एक सामने पे नमूना पेश किया है सियासत का। ये जो चूंकि पाकिस्तान में मुनाफकत जो है सियासत का बुनियादी जो है बयानिया बन चुका है, तो मुनाफकत के अंदर कुछ भी एक्सपेक्टेड है, कोई असूल नहीं है कि इमरान खान असूली हो जाएंगे। और वो कल इसी को डबल शाह और जरदारी को करप्शन का मगरमच्छ कह रहे थे, इसी के साथ बैठ के थोड़ी देर बाद फिर बैठ जाएंगे। पहले बैठ चुके हैं चंद महीने पहले, 1-2 महीने बाद फिर बैठ जाएंगे ना। लेकिन जब भी ये बैठेंगे, पीएस पार्टी ने अपने मुफादात देखना है, तहरीक इंसाफ ने अपने मुफादात देखने हैं, दोनों ने अपने मुफादात के तहत उसकी ये जो है ना इसको चीज़ को आगे आगे लेके जाना है। इसलिए कोई ऐसी मैं समझता हूँ कि नुकसान किसको होगा, नफा किसको होगा। जब पनामा का डिसीजन तहरीक इंसाफ के खिलाफ आया तो इमरान खान कसमपुरसी की अथाह गहराइयों में मजीद धकेल दिए जाएंगे। तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आपने किया एक चीज, एलिगेशन लगाया और वो आप साबित ना कर सके और फिर उसके बाद आपको कोई नुकसान ना पहुंचे, बहुत शदीद नुकसान पहुंचेगा, बहुत ज्यादा। तो इसलिए मैं इसमें कोई नुकसान वाली या नफे वाली बातें बिल्कुल नहीं है, ना चक्र। पहली तो बात है ये सवाल बनता ही नहीं था, शाह महमूद कुरैशी के ऊपर ये सवाल बनता ही नहीं था। बस क्या जमातें चलें, उनको छोड़ दें, क्या ये दोनों जमातें हुकूमत मुखालिफ तहरीक चला पाएंगी आने वाले दिनों में? हुकूमत मुखालिफ तहरीक तो जी देखें, अपोजिशन जो है उसमें हमेशा कैपेसिटी होती है। तहरीक इंसाफ बड़ी इंपॉर्टेंट अपोजिशन पार्टी है, और ये ध्यान में रखें कि पीपल्स पार्टी को हम ऐसे नहीं हवा में उड़ा सकते। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी इससे मौजूद है, कोई सेकंड नहीं है। बना सकेंगी हाँ या नहीं? अब ये ऐसी रेलवे बात है कि मेरे उस लोग पनामा पे नहीं कर सकेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आ जाएगा, बाबर साहब ने यही बताया, उसके बाद उसमें हवा निकल जाएगी। शहजाद चौधरी साहब, अभी जिस तरह न्याय साहब ने बात की, पीटीआई की जानिब से गैर संजीदा बयानात बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं सियासत को लेकर। अगर ऑपोजिशन ने साथ चलना है और वही समझते हैं, तो फिर वो मुअस्सर होकर क्यों नहीं साथ चल पा रहे? आखिर मसाइल कहां पर हैं, या फिर भरोसा ही नहीं है एक दूसरे पर, सिर्फ बयानात दिए जा रहे हैं? ऑप्शन क्या लेंगे?
नहीं, मैं सवाल का जवाब देना चाहूंगा। मैं नियाजी साहब के कमेंट पे कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि मेरी लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, इस वजह से। लेकिन वो बेसिकली वजह ये है कि देखिए, मैंने समझता हूँ कि किसी तहरीक का कोई मकसद है। ये मुझे नहीं समझ आती तहरीक हासिल क्या करने जा रही है। मिसाल के तौर पे ये बहुत ही कामयाब तहरीक हो जाए, दोनों मिलके कमाल कर दें, नवाज शरीफ को गिरा दें। नवाज शरीफ को गिराएंगे तो एक और सियासतदान उसी किस्म का, उसी कबील में से कोई और आ जाएगा। तो इसमें क्या बड़ी बात है भाई? मकसद ये है कि इस तहरीक के साथ क्या सियासत बदलेगी या नहीं बदलेगी, क्या इनके रवैये बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, क्या ये जो पैसा पिल्फर होता है, जो पैसा अवाम का पैसा है जो खजाने में से खाया जाता है, ये बंद होगा कि नहीं होगा। देखिए, नवाज शरीफ साहब के ऊपर तो कम से कम मुझे यह एतमाद हो सकता है कि उनको खजाने के पैसे में से खाने की जरूरत नहीं है। उनका अपना पैसा होगा, कोई बात नहीं, कभी लॉन्डर कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है। टैक्स नहीं दिया पूरा, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस जमाने में टैक्स नहीं देते थे लोग, बड़ा अरसा नहीं देते रहे, अभी भी बहुत सारे नहीं देते, लेकिन मुझे यकीन है कि उनकी टैक्स पेमेंट बहुत बेहतर हुई है। मेरा मसला सिर्फ ये है कि जो आवाम का पैसा जो खजाने में है, ये कमिश्नों की सूरत में जो बाहर के अकाउंट्स में, चाहे वो ऑफशोर हों या ऑनशोर हों, उन पे जब चला जाता है तो उसको रोकने का क्या बंदोबस्त किया जा रहा है, ये है मेरा मसला। और ये तहरीक ये जो चलाएंगे ये उसको एड्रेस नहीं करेगी। ये सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ को गिराने के लिए तहरीक चला रहे हैं। भाई, नवाज शरीफ को गिरा के तुम लोगों को क्या मिल जाएगा यार? पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये मिलके कैसे क्या हासिल क्या करेंगे, कौन किसके साथ चलेगा, और कौन है जो ये डिमांड करेगा कि अच्छा ये करप्ट लोग हैं इसलिए करप्शन की वजह से इनको गिरा दिया जाए। और वैसे इनसे गिरने वाले नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास इस वक्त मुकदमा पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट फैसला करे। अगर इनकी किस्मत हुई, अगर ये नवाज शरीफ को गिराना चाहते हैं तो नवाज शरीफ गिर जाएगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट को नहीं ये यकीन आता कि ये सही कह रहे हैं तो वो नहीं गिराएगा। और 2018 देखिए, ये अगर काम करना चाहते हैं आवाम के लिए तो आवाम का पैसा बचाएं, आवाम के मफादात का ख्याल करें, सियासत आवाम की करें। ये पब्लिक सर्वेंट हैं, ये पब्लिक सर्वेंट हैं, ये बादशाह नहीं है। ये समझते हैं कि इलेक्शन के बाद हम बादशाह बना दिए जाते हैं। भाई, आप कोई रंगीला शाह नहीं है यहाँ पे, आप यहाँ पे इंसानों के नौकर हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं। जब तक वो अपना तरीका नहीं सीखोगे उस वक्त तक मुझे इन तहरीकों में से कुछ मिलने वाला नजर नहीं आता। आप नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाला जी, कुछ भी नहीं मिलेगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। शहजाद साहब नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं। इम्तियाज आलम साहब, शहजाद साहब ने सवाल उठाया, करना क्या चाहते हैं तहरीक चलाकर? तो शाह महमूद कुरैशी के बयान का पहला ऐसा है कि वो इंतखाबात 2018 से पहले भी हो सकते हैं। तो क्या आप भी देख रहे हैं 2018 से पहले इंतखाब हो सकते हैं? ऑप्शन क्या लेंगे? देखिए, मैं एयर मार्शल साहब से इत्तफाक करते हुए एक बात करना चाहता हूँ कि इमरान खान का शुक्रिया अदा करना चाहिए वज़ीर आज़म को कि वो बहुत मजबूत हो गए। ये जो अभी मिलिट्री में ट्रांजिशन हुई है, इससे भी नवाज शरीफ बहुत मजबूत हुए हैं। उन्होंने अपने आप को मर्द बहरान साबित किया है, बड़े क्राइसिस देखे हैं उन्होंने, धरने वगैरह आपके सामने हैं, और उन्होंने अपना तवाज़ुन नहीं खोया। दूसरी बात यह है कि ये जो पनामा लीक वाला सारा मुद्दा है, पीपल्स पार्टी की राय ठीक थी कि इसे रखा जाए लाइव इलेक्शन तक, क्योंकि यही एक मुद्दा था जिस पे वो बिल्ड कर सकते थे पब्लिक सेंटीमेंट। लेकिन इमरान खान ने रास्ता दूसरा ले लिया। लिहाजा मुझे लगता यह है कि ये इशू ख़त्म हो जाएगा, जबकि पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि इशू बरकरार रहे। चौथी बात यह है कि मेरी भी ये दुआ है या ख्वाहिश ये है कि ये इशू ख़त्म हो जाए, हल हो जाए, ताकि अगला इलेक्शन कारकर्दगी की बुनियाद पे हो। और मैं समझता हूँ इस हिसाब से नवाज शरीफ बहुत मजबूत विकेट पे हैं। उनके पास माशी तरक्की का ऐसा आंखों को खीरा कर देने वाला एजेंडा है। अभी उनकी तकीस ने अब कजाकिस्तान में क्या की है, वो किस तरह टैपी को, यानी ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन को और सी पैक को जोड़ने की जो बात कर रहे हैं, उसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं, सी पैक मैच्योर होने की तरफ जा रहा है। और अगर उन्होंने ये कर लिया, लोड शेडिंग वाकई 2018 के शुरू में ख़त्म हो गई, तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग केस होगा इलेक्शन में जाने का। ये चीज़ मजबूर कर सकती है इन पार्टियों को कि ये इत्तेहाद करें, क्योंकि ज़्यादा फिर ये होगा कि ये कोशिश करें कि नवाज शरीफ को बड़ी मेजॉरिटी न मिले। इस मुल्क में जो तकसीम हो गई है वो अब भुट्टो एंटी भुट्टो की नहीं है, वो नवाज शरीफ और एंटी नवाज शरीफ की हो गई है। और नवाज शरीफ ने इस सारी जो पावर स्ट्रगल में वो ज़्यादा ताकतवर बन के उभरे हैं। और अगर वो यही अपनी परफॉर्मेंस लेके चलते हैं, एक और बात, ये हुकूमत के खिलाफ कोई बड़ा स्कैंडल नहीं है। नवाज शरीफ के खिलाफ कौन सा स्कैंडल है इस गवर्नमेंट के दौरान, उनकी वज़ारत के दौरान? नहीं है कोई, ये तो पिछली बातें हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ आ जाता है तो काफी फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर जैसे कि नजर आता है कि इमरान खान के पास केस नहीं है, जैसे कि पीपल्स पार्टी के वकील भी कहते हैं और वार्न करते रहे कि आप मत जाएं, तो मैं समझता हूं कि ये जो बाकी 3-4 पॉइंट्स हैं,
3 पॉइंट्स तो एक्सेप्टेबल हैं वजीर आजम को। कोई तहरीक चलने वाली नहीं है। लोगों की नजर 2018 के इलेक्शन पे आ गई है। इलेक्शन का बिगल बच गया है। अब कोई हुकूमत का क्राइसिस नहीं है। अब तैयारी करें कि पार्टियां अपनी कारकर्दगी के लेकर आवाम में जाने। इम्तियाज साहब नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं आप भी? बिल्कुल नहीं, कोई तहरीक का इम्कान नहीं। हमारे लोग सामने इलेक्शन में जाएंगे, कोई तहरीक नहीं चलेगी। लोग अब 2018 के इंतखाब की तैयारी करेंगे। इम्तियाज साहब कहते हैं पीटीआई पीपल्स पार्टी के साथ चलने के लिए तैयार। क्या दोनों जमातें हुकूमत मुखालिफ तहरीक चला पाएंगी? पैनल मुत्तफिक है इस बात पे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकेगा। सिर्फ नियाजी साहब ने ऑप्शन नहीं लिया। मैंने कहा है कि चूंकि नवाज शरीफ काफी मजबूत पोजीशन में होंगे तो लिहाजा ये पार्टियां मजबूर हो सकती है। आपने ऑप्शन हमारा पूरा पैनल पैनामा के गुबारी हवा निकल जाएगी। पैनामा के हवाले से गुबारी हवा निकल जाएगी। तहरीक लाना मुश्किल है। ना तो साथ होते ना इकट्ठा होते देख रहे हैं, बल्कि 2018 के इंतखाबात की तैयारी की बात कर रहे हैं। प्रोग्राम के आखिर में गुज़श्ता जुमे की जो हमारे प्रोग्राम में सवाल थे उसको सोशल मीडिया पे कैसे देखा और जवाब दिया आपके सामने रखेंगे। हमारा पहला सवाल था, मोदी की पाकिस्तान को पानी रोकने की धमकी, क्या पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग तस्वुर किया जाना चाहिए? 72% लोगों ने हाँ का ऑप्शन लिया इससे और 28% ने नहीं का ऑप्शन लिया। किस तरह से लोग सोचते और मामलात को देखते, बाज़-औक़ात बयानात को भी पूरी तरह से समझा नहीं जाता। दूसरा सवाल, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में अदम तवाज़ुन महज तासुर है या फिर हकीकत? 51% लोगों ने इसे तासुर कहा है, जबकि 49% इसे हकीकत कहते हैं कि ये अदम तवाज़ुन जो है ये हकीकत है। आपने आज का प्रोग्राम देखा, पैनलिस्ट की राय जानी यहाँ मामलात पर। आप अपना फीडबैक भी हमें दे सकते हैं, पैनलिस्ट की राय पर राय का इजहार कर सकते हैं और आज के सवालों पे जवाब दे सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल पे जाके। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।